गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम फिर से आप लोगों के लिए एक बार सामान्य हिंदी व्याकरण में कारक चैप्टर लेकर के आया हुआ हूं और उसको पढ़ाऊंगा, उस पर चर्चा करूंगा। कर्ता कारक। कर्ता कारक। वैसे कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? मैंने आपको बताया कि कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है। ने होता है। किसी कार्य को जिसके द्वारा किया जाता है, किसी कार्य को जिसके द्वारा किया जाता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, देखो किसी कार्य को जिसके द्वारा किया जाता है, किसी कार्य को जिसके द्वारा किया जाता है उसे उसे कर्ता कारक कहते हैं। किसी कार्य को जिसके द्वारा किया जाता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ पे अब हम उदाहरण देना चाहें तो मोहन ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, सोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन ने, पहला उदाहरण है, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। सीता ने गीत गाया। रमेश ने पत्र लिखा। ठीक है, आप देख रहे होंगे जितने भी मैं उदाहरण लिख रहा हूं, जितने बोल रहा हूं, सब में ने प्रसर्ग आपको दिखाई दे रहा होगा। समझ रहे हो बात को? जैसे कहा जाए कि रीमा ने खाना पकाया। एक प्रश्न और लिख रहा हूं। रीमा ने खाना पकाया। ठीक है, सब में आप देखेंगे कौन सा चिन्ह मिल रहा है? ने चिन्ह मिल रहा है। और अगर ने चिन्ह ना मिले तब हम क्या करेंगे, तो कुछ ऐसे भी उदाहरण बोले जाएं, लिखे जाएं, जिससे आपको ये स्पष्ट हो जाए। मोहन पुस्तक पढ़ता है, जैसे एक प्रश्न है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। रोहन क्रिकेट खेल रहा है। सीता कपड़े धुल रही है। सीता कपड़े धुल रही है। अगला देखा जाए, जिसे कहा जाए कि रवि सो गया। ठीक है, रवि सो गया। मुकेश फल खाता है। रवि पत्र लिखता है। रवि सो गया। मुकेश
फल खाता है। राजेश टीवी देखता है। सुरेश बाजार जाएगा। मीरा पत्र लिखेगी। लता गीत गाएंगी। ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं। कितने उदाहरण हो गए, नंबर लिख लेता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कुल कितने उदाहरण लिखे गए? 13। अभी जो 13 उदाहरण हैं उसमें आप देखेंगे जो तरीका बताया गया, जो मैंने प्रश्न आपको समझाया कि अगर किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है तो वो कर्ता कारक होगा। देखिएगा ने और ने। ये मैंने 4 उदाहरण आपको बताए, आप देख सकते हैं सब में ने का ही प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? सब में ने का प्रयोग किया गया। तो क्या ने चिन्ह मिलने से कर्ता कारक हो गया? बोलो। जैसे ही ने चिन्ह मिला तो क्या कर्ता कारक हो गया? जी हाँ, बिल्कुल सही है, कर्ता कारक हो गया। लेकिन अगर ने का प्रयोग किया जाता है, कुछ तो ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिसमें ने का प्रयोग नहीं होगा। आप देख रहे होंगे यहाँ मोहन पुस्तक पढ़ता है, रोहन क्रिकेट खेल रहा है, सीता कपड़े धुल रही है, रवि सो गया। बाकी के जो उदाहरण दिए गए उसमें ने का प्रयोग ही नहीं किया गया और उदाहरण मैंने कर्ता कारक में लिख दिया। तो ऐसा क्यों है? तो इसके कुछ कारण हैं, कुछ नियम हैं। मैं एक एक नियम से शुरुआत करता हूँ। पहला पॉइंट में लिखूंगा नियम नंबर, प्रश्न जो आपको उदाहरण बोलेंगे 1 नंबर से लगा के 4 नंबर तक। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, 1 नंबर से लगा के 4 नंबर तक। यहाँ तक मैं एक पॉइंट लिखने जा रहा हूँ, वो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे 1 से 4 तक। चलिए देखो कौन सा नियम है। 1 से 4 तक जो मैंने उदाहरण बोले हैं पीछे आप देखेंगे वहां तक मिलेंगे। यदि, एक पॉइंट लिख रहा हूं इसका, यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में ने परसर्ग या चिन्ह का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है, तो उस वाक्य में, तो उस वाक्य में 3 बातें निश्चित होती हैं। यदि किसी वाक्य में ने परसर्ग या चिन्ह का प्रयोग होता है तो उस वाक्य में 3 बातें निश्चित होती हैं। वो कौन कौन सी 3 बातें हैं मैं बात करता हूं, देखिएगा। पहली बात
वाक्य में क्रिया वाक्य में क्रिया भूतकाल की होगी। वाक्य में जो क्रिया है वो भूतकाल की होगी। दूसरी बात, कौन सी है? देखिए, वाक्य में क्रिया सकर्मक होगी। वाक्य में क्रिया कैसी होगी? सकर्मक होगी। ठीक है। और तीसरी बात, वाक्य में कर्ता की प्रधानता होगी। कर्ता की प्रधानता होगी। वाक्य में कर्ता की प्रधानता होगी। ये तीन बातें निश्चित हैं। और एक प्रश्न मैं यहीं पे लिख रहा हूं जो मैंने पीछे लिखा था, 1 नंबर से 4 नंबर तक प्रश्न जो लिखे हैं उन सबके लिए यही नियम लगेगा। जैसे एक मैंने प्रश्न और लिख दिया कि रवि ने पुस्तक पढ़ी। रवि ने पुस्तक पढ़ी। अब आप देखिएगा कि जैसे ही रवि कौन है? करता है। समझिए, रवि कौन है? करता है। नियम में क्या बताया गया कि यदि किसी वाक्य में ने प्रसर्ग या चिन्ह का प्रयोग होता है तो उस वाक्य में 3 बातें निश्चित होती हैं। मैंने तीनों बातें बता दी कि पहली बात है वाक्य में क्रिया भूतकाल की होगी, दूसरी बात है वाक्य में क्रिया सकर्मक होगी, और तीसरी बात है वाक्य में कर्ता की प्रधानता होगी। समझ रहे हो बात को? तो जैसे ही मैंने देखा कर्ता के साथ ने का प्रयोग किया गया तो जो 3 बातें बताई गई हैं, तो देखा जाए क्या तीनों बातें मिल रही हैं। तो इस वाक्य में पहली बात बताई गई, वाक्य में क्रिया किस काल की होगी? भूतकाल की होगी। जो क्रिया होगी किस काल की होगी? भूतकाल की होगी। तो मैंने देखा कि रवि ने पुस्तक पढ़ी, ये जो पढ़ी क्रिया है किस काल की है? भूतकाल की है। भूतकाल की है। बात समझ रहे हो सभी लोग? जो पढ़ी क्रिया है, भाई कब पढ़ी? रवि ने पुस्तक पढ़ी, पहले की बात है। ठीक है, तो क्रिया भूतकाल की हो गई। अच्छा, क्या पढ़ी? पुस्तक पढ़ी। यहाँ पे आप देखेंगे क्या पढ़ी? पुस्तक पढ़ी। तो पुस्तक आपका कर्म हो गया। क्या हो गया? कर्म हो गया। और अगर कर्म है तो कहा गया कि क्रिया कैसी होनी चाहिए? सकर्मक होनी चाहिए। मतलब उस वाक्य में कर्म जो है साथ में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? साथ में होना चाहिए। तो इस वाक्य में आप देखेंगे कर्म तो साथ में है, क्रिया भूतकाल की हो गई, कर्म भी साथ में है। और तीसरी बात बताई गई कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता होगी। कर्ता की प्रधानता का बोध हो। तो हमने देखा पुस्तक पढ़ी, किसने पढ़ी? रवि ने पढ़ी। और रवि कौन हो गया? कर्ता हो गया। अब आप देख सकते हैं रवि ने पुस्तक पढ़ी, जो मैंने आपको ने प्रसर्ग के साथ मैंने बताया कि 3 बातें निश्चित होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? कि क्रिया भूतकाल की होगी, क्रिया सकर्मक होगी, वाक्य में कर्ता की प्रधानता होगी। आप देखो पीछे जो प्रश्न मैंने लिखा था सब में 1 नंबर से लगा के 4 नंबर तक जिनमें भी ने लगा है सबका उत्तर एक ही जैसा हो गया। पहली बात तो हमने ने को देखकर ही पहचान लिया। और दूसरी बात यहाँ आप देखेंगे मोहन ने पुस्तक पढ़ी क्रिया भूतकाल की है, गाया भूतकाल, लिखा भूतकाल, पकाया ये सब भूतकाल में क्रियाएं हो गई। और क्या पढ़ी? पुस्तक, ये कर्म हो गया।
क्या गाया गीत कर्म हो गया, क्या लिखा पत्र कर्म हो गया, क्या पकाया खाना कर्म हो गया। तो सब में आप देखेंगे कर्म भी है और क्रिया भूतकाल की भी है, और सब में आप इधर भी देखें तो यहाँ कर्ता की प्रधानता है। वाक्य कैसा होना चाहिए, कृतवाच्य होना चाहिए। यहाँ पे कर्ता की प्रधानता का बोध किया गया है। समझ में बात आ रही है सबको? सभी लोग समझ पाए इस बात को कि कैसे हमें उत्तर देना है? तो मोहन ने पुस्तक पढ़ी, सीता ने गीत गाया, रमेश ने पत्र लिखा, रीमा ने खाना पकाया। समझ में बात आ गई? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जिनमें ने चिन्ह ना लगा हो। एक बात और मैं बता दूं, पहले 8 नंबर प्रश्न का एक नियम बता रहा हूं। रवि सो गया, इसको क्यों बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे सो गया, ये जो गया क्रिया है ये भूतकाल की है। ठीक है, गया क्रिया किस काल की है? भूतकाल की है। और भूतकाल का नियम मैंने अभी आपको बताया कि जब क्रिया भूतकाल में होती है तो कर्ता के साथ ने प्रसर्ग हो और क्रिया सकर्मक हो। तो आप देखें क्रिया तो भूतकाल की है लेकिन यहाँ ने नहीं आया। तो ने क्यों नहीं आया? तो 8 नंबर का जो नियम है वो मैं आगे लिख रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, पहले 8 नंबर का नियम बता देता हूँ। जैसे ये तो 1 से 4 तक हो गए थे। अब हम लोग देखेंगे 8वां प्रश्न जो है, 8 प्रश्न नंबर 8, इसको सही से लिखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 जो पीछे प्रश्न नंबर 8 दिया गया है उसका ये नियम है। देखिए, यदि किसी वाक्य में क्रिया यदि किसी वाक्य में क्रिया आकर्मक हो और क्रिया भूतकाल में हो तो उस वाक्य में कर्ता के साथ ने प्रसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देख लीजिए प्रश्न में क्या बताया गया। प्रश्न में कहा गया, जैसे आपका वहां पे जो प्रश्न लिखा था 8 नंबर, प्रश्न नंबर 8 जो था, रवि सो गया। अब इस प्रश्न में आप देखिए, समझिए, कहा गया कि गया जो क्रिया है किस काल की है? भूतकाल की है। ठीक है, ये भूतकाल की क्रिया हो गई। बात समझ रहे हो? रवि सो गया जो क्रिया है किस काल की है? भूतकाल की है। और नियम में क्या कहा गया कि यदि किसी वाक्य में क्रिया कैसी हो? आकर्मक हो। इधर ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे मैंने बात देखो सकर्मक की है। ठीक है, यहाँ बात किसकी थी? सकर्मक की। और यहाँ आप देखो बात किसकी हुई है? आकर्मक की। सकर्मक का मतलब होता है जिन वाक्यों में कर्म साथ में हो, और आकर्मक का अर्थ होता है जिन वाक्यों में कर्म साथ में ना हो। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे आकर्मक की बात हुई कि जिन वाक्यों में कर्म ना हो। ठीक है, तो हम देखेंगे उस वाक्य में कर्ता के साथ ने प्रसर्ग का प्रयोग, आप देखिए नियम कहता है नहीं किया जाता है। ठीक है, उन वाक्यों में कर्ता के साथ ने प्रसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो गया क्रिया भूतकाल की है
और सो, सो मतलब सोना, सोना भी क्रिया है, दोनों क्रियाएं हैं, ये भी क्रिया है और ये भी क्रिया है। तो कौन बचा? केवल कर्ता बचा, इसमें कर्म है ही नहीं भाई। सो मतलब सोना भी क्रिया हो गई, ठीक है, और गया मतलब जाना भी क्रिया हो गई। तो दो क्रियाएं ही हैं और रवि कौन है? कर्ता है। तो जब वाक्य में कर्म है ही नहीं, ठीक है, जिन वाक्यों में क्रिया अकर्मक होती है और क्रिया भूतकाल में हो, क्रिया तो भूतकाल में है लेकिन दूसरी बात बताएगी क्रिया अकर्मक हो, तो मैंने देखा क्रिया अकर्मक भी है, तो कहा गया उस वाक्य में कर्ता के साथ ने प्रसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो मैंने देखा रवि कर्ता है, इसके साथ ने प्रसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। सभी लोगों को समझ में आया होगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा और कैसे हमें उत्तर देना है। बोलो, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके अलावा जो आगे के नियम दिए गए उसमें क्या बताया गया। उदाहरण देखते हैं, उसके बाद आपको नियम बताते हैं। जैसे पीछे आएंगे, 1 से 4 तक बता दिया मैंने आपको, 8वां भी नियम बता दिया। अब आप देखेंगे 5, 6, 7, 9, 10, यहाँ पे अब 5, 6, 7, 5 से लगा के आप देखेंगे 9 और 10, यहाँ तक ये नियम अलग है। इसको देखते हैं, उसमें 5, 6, 7, 9, 10 ये नियम लिखूंगा। इसका कारण क्या है देखिए, 5, 6, 7, 9, 10। प्रश्न 5, 6, 7, 9, 10, ठीक है। देखो इसका नियम अलग है, जो मैंने 3, 2, 5 प्रश्न और दिए हैं जिसमें कहा गया है। आप देखेंगे, अब प्रश्नों को हम पढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको नियम बता रहे हैं। नियम कौन कौन से हैं देखो। जैसे कहा गया 5वां प्रश्न है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें ने चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ। रोहन क्रिकेट खेल रहा है, ने चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ। और सीता कपड़े धुल रही है, ने चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ। और मुकेश फल खाता है, ने चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ। राजेश टीवी देखता है, ने चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन इनमें आप देख सकते हैं जितने भी मैंने उदाहरण बोले हैं, यहाँ पर आप देखें तो जो क्रिया है वो भी भूतकाल की नहीं है। क्रिया देखें भूतकाल की नहीं है। यहाँ पे ता है, ती है, रहा है, रही है, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो, जब पहला पॉइंट इसका लिख रहा हूं, जो पीछे हम लोगों ने प्रश्न पढ़े हैं वो प्रश्न है 5वां प्रश्न, 6ठा, 7वां, 9वां और 10वां। उसका नियम लिख रहा हूं कि जब किसी वाक्य में जब किसी वाक्य में जब किसी वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में होती है तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब किसी वाक्य में क्रिया वर्तमान, उसको थोड़ा सही कर दिया जाए। जब किसी वाक्य में क्रिया वर्तमान में होती है, जब किसी वाक्य में क्रिया वर्तमान काल
वर्तमान काल में होती है तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अब मैं एक उदाहरण आपका लिख रहा हूं जो पीछे हम लोगों ने बताया था, उसको समझ लीजिए। अब देखिए, वर्तमान काल की पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं तो वर्तमान काल होता है। तो आप देखेंगे मोहन पुस्तक पढ़ता है, ता है क्रिया जो मिली है, यहाँ पे देखेंगे ता है मिल गया, यहाँ पे रहा है मिल गया, यहाँ पे रही है मिल गया। ठीक है, यहाँ पे ता है मिल गया, सब में देखेंगे यहाँ पे ता है मिल गया। तो आप खुद ही देख लीजिए कि ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब वर्तमान काल की पहचान है। अगर किसी वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में होती है तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप देखें, ना तो मोहन के साथ ने है, ना तो रोहन, ना ही सीता, ना ही मुकेश, ना ही राजेश, क्योंकि इन सब में जो क्रिया है वो आपकी वर्तमान काल में है। समझ में बात आ गई? तो एक प्रश्न यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि इस नियम के आधार पे ये प्रश्न क्लियर हो जाए। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब आप देखेंगे मोहन पुस्तक पढ़ता है, जब जो ये प्रश्न दिया गया इसमें क्रिया किस काल की है? देखें, क्रिया जो है ता है मिल गया ना, ता है मिल गया। क्रिया किस काल की है? वर्तमान काल की है। परिभाषा में क्या कहा गया नियम में कि जब किसी वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में होती है तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। तो मोहन जो है कर्ता है, क्या इस मोहन के साथ ने का प्रयोग किया गया? नहीं। तो इसका भी उत्तर क्या देना है? कर्ता कारक ही देना है। समझ में सबको बात आ रही है? ठीक है, तो अगला एक पॉइंट आप और देखेंगे जो मैंने कुछ और प्रश्न लिखे थे। यहाँ पे सुरेश बाजार जाएगा, मीरा पत्र लिखेगी, लता गीत गाएगी। यहाँ पे आप देखिए तो क्रिया ना तो वर्तमान काल में है ना तो भूतकाल में है। यहाँ जो क्रिया है ना तो वर्तमान काल में है ना तो भूतकाल में क्रिया है, यहाँ भविष्य काल में। तो प्रश्न नंबर 11, 12, 13 का उदाहरण देखा जाए, एक नियम बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर कौन कौन से थे? 11, 12, 13, 11, 12, 13। ठीक, देखो प्रश्न 11, 12, 13 इसका कौन सा नियम है देखते हैं। नियम नंबर 1, जब किसी वाक्य में क्रिया भविष्यकाल में होती है, जब किसी वाक्य में क्रिया भविष्य काल में होती है तो वहाँ कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब आप देखेंगे क्या कहा गया कि जब किसी वाक्य में क्रिया भविष्य काल में होती है
तो वहाँ कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक और बात बताएगी कि इसमें कहा गया कि जैसे ऊपर वाले प्रश्न में कहा गया था कि जब क्रिया किस काल में हो, जब क्रिया वर्तमान काल में हो, क्रिया किस काल में हो, वर्तमान काल में हो, तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। और जब किसी वाक्य में क्रिया, आप देखिए भविष्य काल की बात हो रही है कि क्रिया अगर भविष्य काल में होती है तो वहाँ भी कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसी वजह से आप देखेंगे जो मैंने पीछे प्रश्न आपको बताया है, सुरेश बाजार जाएगा, क्रिया आप देखिए भविष्य काल में, भविष्य काल में, भविष्य काल में, किस काल में क्रिया है, भविष्य काल में, यहाँ पे भविष्य काल में, ठीक है, यहाँ पे भविष्य काल में। तो सब में आप देखें 3 प्रश्न मैंने लिखे हैं और तीनों में जो क्रियाएं हैं भविष्य काल में हैं। अगर भविष्य काल में कोई क्रिया होती है तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी कि कैसे हमें उत्तर देना है। तो 2 बातें यहाँ पे मैंने स्पष्ट रूप से बता दी। एक बार पुनः सभी नियम देख लेते हैं कि जब किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने उपसर्ग जुड़ा होता है तो उसमें 3 बातें निश्चित होती हैं। पहली बात, क्रिया भूतकाल की होगी, दूसरी बात क्रिया सकर्मक होगी और तीसरी बात वाक्य में कर्ता की प्रधानता होगी, अर्थात वाक्य कर्तवाच्य होता है। समझ गए सभी लोग? ठीक है। दूसरी बात मैंने बताया कि यदि क्रिया भूतकाल में हो और क्रिया अकर्मक हो, यहाँ पे क्या बताया कि क्रिया सकर्मक हो तभी कर्ता के साथ ने का प्रयोग होगा। और जब किसी वाक्य में क्रिया भूतकाल में हो और क्रिया अकर्मक हो, तो यहाँ क्रिया अकर्मक है, अकर्मक मतलब जिन वाक्यों में कर्म साथ में ना हो, तो वहाँ कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए आप देखो रवि के साथ ने का प्रयोग नहीं किया गया। बात समझ रहे हो? ठीक है। अगला देखिए, अगला जो है आपको मैंने बताया कि जब किसी वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में हो, किस काल में हो, क्रिया वर्तमान काल में हो या फिर क्रिया भविष्य काल में हो, तो वहाँ भी कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ये जो क्रियाएं हैं ये वर्तमान काल में है। कैसे हैं? वर्तमान काल। ये भी क्रिया कैसी है? वर्तमान काल। यहाँ पे जो क्रियाएं हैं वर्तमान काल में हैं और इसका भी उत्तर क्या होगा? वर्तमान काल। ठीक है, जितनी भी क्रियाएं हैं सभी वर्तमान काल में हैं। तो ये बात सबको पता चल गई होगी कि क्रिया अगर वर्तमान काल में होती है या क्रिया भविष्य काल में होती है तो आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? सब का उत्तर कर्ता कारक हो जाएगा। तो मैंने जितने भी उदाहरण लिखे हैं उन सब में आप देखेंगे कि जो आपका प्रश्न लिखा ये स्पष्ट नहीं दिख रहा है, इसको सही किया जाए। वर्तमान काल, ये भी वर्तमान काल, और ये पढ़ता है, ये भी जो क्रिया है आपकी वर्तमान काल में है। और ये जो क्रियाएं लिखी हैं सभी भूतकाल की क्रियाएं हैं। ठीक है, ये तो सबको पता है। यहाँ पे भूतकाल, ये भी क्रिया भूतकाल, ये भी क्रिया किस काल की है? भूतकाल, और यहाँ भी क्रिया है भूतकाल। ठीक है, तो स्पष्ट कर दिया मैंने। तो जितने भी उदाहरण लिखे हैं सबका उत्तर हो गया कर्ता कारक। तो मैंने आपको ये बताया कि जैसे कर्ता कारक के साथ किसी वाक्य में जब ने का प्रयोग होता है तो उसका उत्तर सिर्फ कर्ता कारक ही देना है, और जब ने का प्रयोग नहीं किया जाएगा तब हमें ऐसे प्रश्नों को ध्यान रखना पड़ेगा कि एक बार पुनः देखेंगे कि क्रिया अगर भूतकाल में है और क्रिया अकर्मक है तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होगा और उसका भी उत्तर जो होगा वो कर्ता कारक ही माना जाएगा। समझ गए? अगर किसी वाक्य में क्रिया वर्तमान काल की हो,
क्रिया भविष्य काल में हो तो भी कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है, उसका भी उत्तर कर्ता कारक ही देना है। और उसके बाद में क्रिया अगर भूतकाल की हो, क्रिया सकर्मक हो, मतलब कर्म साथ में हो, कर्ता के साथ ने हो, तो उसका उत्तर कर्ता कारक ही देना है। तो सभी लोग समझ गए होंगे बहुत ही विस्तार से कि हमें कर्ता कारक उत्तर कैसे देना होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखा जाए दूसरा भेद कौन सा है, कर्म कारक। कर्म कारक, जिन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, क्रिया के कार्य का फल जिस पे पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, कुछ मैं उदाहरण लिख रहा हूं, उसके बाद समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे पहला प्रश्न है, माँ बच्चे को सुला रही हैं। माँ बच्चे को सुला रही हैं। डाकू ने मकान मालिक को मारा। दूसरा प्रश्न है, डाकू ने मकान मालिक को मारा। ठीक है, यहाँ रेखांकित कर रहा हूँ शब्दों को। कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जो रेखांकित किए जाएंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो शायद रेखांकित ना हो, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। मोहन ने कुत्ते को मारा। कृष्ण ने राधा को पुकारा। कृष्ण ने राधा को पुकारा। ठीक है, अध्यापक छात्रों को पीटता है, ये भी कह सकते हैं। अध्यापक छात्रों को पीटता है। और शिक्षक ने छात्रों को गणित पढ़ाया, ये भी कह सकते हो, क्योंकि को चिन्ह जो दिया जाएगा उसी में हम लोग रेखांकित करते हैं। ठीक है, देखो अध्यापक छात्रों को पीटता है। और अगला है, अध्यापक ने
छात्रों को गणित पढ़ाया। ठीक है, अगला देखिए, राजा ने भिखारी को वस्त्र दिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं जिसमें आप देखेंगे ने चिन्ह भी आएगा और को भी आएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि इसका उत्तर हमें कैसे देना होगा, कि हम कर्म बताएं या फिर करण बताएं। ठीक है, या ने आ रहा है तो यहाँ पे कर्ता कारक बताएं, तो कैसे हमें उत्तर देना है। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ। जैसे मान लो आपको ये प्रश्न दिया गया, माँ बच्चे को सुला रही है। पहली बात तो आप ध्यान रखेंगे सभी लोग, अधिकांशतः ऐसे शब्द आएंगे जिसमें सजीव वस्तुओं की बात की जाएगी। सजीव व्यक्ति, प्राणी हो, कोई वस्तु हो, उसकी बात की जाएगी। ठीक है, तो जो सजीव होगा अधिकांशतः आपको शब्द कर्म कारक में मिलेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे माँ बच्चे को सुला रही हैं और बच्चे को रेखांकित किया जाए तो उत्तर देना है कर्म कारक। इसका उत्तर क्या हो गया? कर्म कारक। इधर देखिए, डाकू ने मकान मालिक को मारा। अब आप सोच रहे होंगे ने है, लेकिन ने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें जो चिन्ह दिखाई दिया है वो मालिक को चिन्ह आया है, रेखांकित किया गया है मालिक को, इसलिए उत्तर जो है देना है कर्म कारक। इसका भी उत्तर क्या हो गया? कर्म कारक। अगला देखिए, मोहन ने कुत्ते को मारा। मोहन ने कुत्ते को मारा। अब देखिए कुत्ते को रेखांकित किया जाएगा यहाँ पे और पूछा जाएगा इसमें कारक बताओ कौन सा है, तो इसका भी उत्तर देना है कर्म कारक। समझ रहे हो बात को? अगला है कृष्ण ने राधा को पुकारा। तो आप देखेंगे राधा को यहाँ रेखांकित किया गया, राधा को, और उत्तर होगा कर्म कारक। ठीक है, अध्यापक छात्रों को पीटता है। यहाँ पे आप देखेंगे छात्रों को रेखांकित किया जाएगा, छात्रों को, और इसका भी उत्तर देना है कर्म कारक। अगला देखेंगे, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाया। अध्यापक ने छात्रों को गणित पढ़ाया। अध्यापक ने छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाया। कैसा भी प्रश्न बना सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे छात्रों को गणित पढ़ाया अगर आ रहा है तो छात्रों को चिन्ह किसका है? कर्म कारक का। उत्तर देना है कर्म कारक। अब आप सोच रहे होंगे जब सभी कर्म कारक हैं तो बार बार सर जी क्यों लिख रहे हैं कर्म कारक कर्म कारक कर्म कारक? क्योंकि जो लास्ट वाला प्रश्न है वो थोड़ा अलग है, इसलिए मैं कर्म कारक लिख रहा हूं। राजा ने भिखारी को वस्त्र दिए। शायद अब भिखारी को रेखांकित किया जाए, राजा ने भिखारी को वस्त्र दिए। अब आप देखेंगे जो मैंने लास्ट वाली लाइन रेखांकित किया है उसमें आप देखेंगे यहाँ वस्त्र देने की बात हो रही है। ठीक है, और जिन वाक्यों में मैंने आपको लिखाया है देने की बात होती है, कुछ प्रदान करने की बात होती है, तो वहाँ उत्तर होता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। बात समझ में आ गई? अब आप देखिए, इसीलिए मैंने ऊपर से सभी कर्म कारक लिखते चले आया हूँ, क्योंकि ये को चिन्ह सब में मिल रहा है, भिखारी को भी तो यहाँ मिल गया, तो आप कर्म कारक ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें इस वाक्य में आप देखेंगे तो देने की बात की गई। और नियम में मैंने क्या बताया था? अगर नियम पे आते हैं, पीछे आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जब हम संप्रदान में पढ़ेंगे नियम नंबर 4,
उसमें देखो लिखा है किसी को दान देना, किसी को कुछ प्रदान करना। ठीक है, किसी को अगर दान दिया जा रहा है, किसी को कुछ प्रदान किया जा रहा है, तो वो उत्तर जो है संप्रदान कारक में आएगा। समझ रहे हो बात को? चलिए अब हम आ जाते हैं अपने वापस प्रश्न पे। जो प्रश्न में बताया गया कि यहाँ पे राजा ने भिखारी को वस्त्र दिए, तो इस वाक्य में आप देखेंगे संप्रदान कारक हो गया। ठीक है, अब इसके लिए मैं एक नोट लिख रहा हूँ, इधर ध्यान से देख लीजिएगा। यदि किसी वाक्य में, इसका नोट लिख रहा हूँ, नियम नंबर प्रश्न नंबर जो 7वां आपका है, इसका नियम देखो। यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में क्रिया भले ही कर्म से प्रभावित हो, कर्म से प्रभावित हो, तो उस वाक्य में, यदि किसी वाक्य में क्रिया भले ही कर्म से प्रभावित हो, यदि किसी वाक्य में क्रिया भले ही कर्म से प्रभावित हो, यदि उसी वाक्य में, इसको सही कहते हैं, यदि उसी वाक्य में यदि प्रभावित हो, यदि वाक्य में कुछ, वाक्य में कुछ देने की बात हो, कुछ देने की बात हो, देने की बात हो, तो वहाँ कर्म कारक न होकर, तो वहाँ कर्म कारक न होकर संप्रदान कारक होता है। ठीक है, ठीक है भैया, संप्रदान कारक होता है। समझ गए होंगे सभी लोग। जो मैंने एक लास्ट वाला जो आपका 7वां प्रश्न था, राजा ने भिखारी को वस्त्र दिए, तो इसका संप्रदान कारक कैसे उत्तर होगा, तो ये बात मैंने नोट में एक बता दिया अलग से पॉइंट बना के। यदि किसी वाक्य में क्रिया भले ही कर्म से प्रभावित हो, यदि वाक्य में कुछ देने की बात हो, तो वहाँ कर्म कारक ना होकर संप्रदान कारक होता है। इस बात को सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि कर्म कारक को भी आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। इसके अलावा जैसे मैंने आपको कुछ 1-2 नियम और बताए थे कर्म कारक में, कि अगर दोनों और, तीनों और, चारों ओर की बात हो रही है, तो उसका भी उत्तर आपको संप्रदान में ही देना होता है। जैसे प्रश्न आ जाए कि गांव के दोनों ओर नदी बहती है, गांव के दोनों ओर नदी बहती है, तो आप देखेंगे इसमें दोनों ओर आ गया। ठीक है, दोनों ओर आ गया, तो इसका भी उत्तर आपको कर्म कारक में ही देना है। तो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2 कारक आपके हो गए, एक आपका कर्ता कारक हो गया और एक आपका कर्म कारक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे कारक की तरफ। तीसरा कारक कौन सा है? करण कारक। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे करण कारक। देखिए, करण कारक, करण कारक में मैंने बताया था आपको कोई साधन होगा, कोई कारण होगा, कोई उपकरण होगा।
संज्ञा के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य के होने के कारण, संज्ञा के जिस रूप के द्वारा, संज्ञा के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य के होने या साधन, ठीक है, संज्ञा के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य के होने, किसी कार्य के होने के कारण साधन का बोध कराया जाता है। किसी कार्य के होने के कारण करने जा पहले, किसी कार्य के होने के कारण, किसी कार्य के होने के कारण, किसी कार्य के होने के कारण साधन का बोध कराया जाता है, उसे करण कारक कहते हैं, उसे करण कारक कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य के होने के कारण साधन का बोध कराया जाए उसे करण कारक कहते हैं। अब इसमें कोई साधन होगा, कोई उपकरण होगा, कोई कारण होगा, कोई रीति होगी, विकलांगता का भाव होगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग जो है करण कारक में किया जाता है। तो हम कुछ उदाहरण लिख रहे हैं और उसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि हमें उत्तर कैसे देना है। जैसे मुकेश चाकू से फल काटता है, पहला उदाहरण है। मुकेश चाकू से फल काटता है। दूसरा प्रश्न है, रमेश मशीन से कपड़े सिल रहा है, ठीक है। इस मशीन से कपड़े सिल रहा है। अगला देखिए, मोहन कलम से लिखता है। किसान हल से खेत जोतता है। अगला है, रामू मलेरिया से चल बसा। सोहन लंगड़ा है। मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। और जैसे कहा जाए
कि विजय बस से दिल्ली जा रहा है, ठीक है। सुरेश गेंद से खेल रहा है। सुरेश, 8वां प्रश्न है, सुरेश बस से दिल्ली जा रहा है। सुरेश बस से दिल्ली जा रहा है। रवि, 9 नंबर प्रश्न है, रवि गेंद खेल रहा है। रवि गेंद खेल रहा है। दिया जाए, सीता कार द्वारा दिल्ली गई। सीता कार द्वारा दिल्ली गई, ठीक है। देखिए, इसमें जो नियम बताए गए, नियम में क्या कहा गया था कि या तो कोई साधन होगा, या तो कोई कारण होगा, या तो कोई उपकरण होगा, या तो कोई रीति होगी, या तो विकलांगता का भाव होगा, या तो के साथ होगा, या तो के बिना होगा। ये जितने भी शब्द हैं वो सभी करण कारक में प्रयोग किए जाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको एक एक प्रश्न पढ़ते हैं और नियम तरीके के साथ बताते चल रहे हैं। देखिए, मुकेश चाकू से फल काटता है। आप देखेंगे यहाँ पे जो चाकू शब्द दिया गया है ये साधन है, और साथ में से का भी प्रयोग आया, और से का प्रयोग जैसे ही आएगा तो दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए कि से का प्रयोग तो 2 जगहों पे हो रहा है, 2 स्थानों पर हो रहा है। एक आपका करण में हो रहा है और एक आपका अपादान में हो रहा है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि जब अलगाव की स्थिति होगी तो अपादान होता है, और जब कोई साधन कारण होता है तो करण कारक होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे चाकू से फल काटता है, चाकू आपका साधन है और साधन के साथ में से का प्रयोग किया गया तो उत्तर देना है करण कारक। स्पष्ट हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रमेश मशीन से कपड़े सिल रहा है, कौन सा कारक है? आप देखिए, मशीन के साथ में से का प्रयोग किया गया, मशीन के साथ में से का प्रयोग किया गया, तो जो मशीन है वह क्या है? मशीन क्या? एक साधन है। अलगाव की स्थिति नहीं बने कि से का प्रयोग कर दो अपादान हो गया, नहीं, गलत हो जाएगा उत्तर। मशीन क्या है? एक साधन है। साधन के साथ में आप देखेंगे से का प्रयोग किया गया। अगर से का प्रयोग किया जाता है तो उत्तर क्या दिया जाएगा? क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। ठीक है, स्पष्ट हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन कलम से लिखता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कलम के साथ में से का प्रयोग किया गया, और जैसे ही कलम के साथ से आया तो कलम क्या है? अलगाव की स्थिति हो रही है या कोई साधन है? कलम उपकरण है, साधन है, लिखने का साधन है, तो लिखने का साधन है तो करण कारक उत्तर हो जाएगा। अगला है, किसान हल से खेत जोतता है। अब आप देखिए, से का प्रयोग हल के साथ किया गया। हल, हल क्या है? ये भी तो एक साधन है। किसान हल से खेत जोतता है, तो हल भी क्या है? एक साधन का प्रयोग किया गया, तो यहाँ भी करण कारक हो गया। रामू मलेरिया से चल बसा। रामू मलेरिया से चल बसा। अब मलेरिया के साथ से का प्रयोग किया गया। जैसे ही मलेरिया के साथ से का प्रयोग किया गया तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो आपको प्रश्न दिया गया उसमें मलेरिया क्या है? एक कारण है। मलेरिया क्या है? कारण है। हमने क्या बताया? साधन हो चाहे कारण हो, इन सब का प्रयोग जो है करण कारक में किया जाता है। ठीक है, अगला है, सोहल लंगड़ा है। इस प्रश्न में आप देखिए विकलांगता का भाव है। विकलांगता का भाव है तो उसका भी उत्तर किस में देना है? करण कारक में देना है। ठीक है, अगला देखेंगे, मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता।
मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। अब इस प्रश्न में आप देखेंगे के बिना शब्द ही मिल रहा है। क्या मिला? के बिना। जैसे ही यहाँ पे के बिना मिला तो दो शब्द याद रखेंगे, के बिना और के साथ शब्दों का प्रयोग जो है करण कारक में ही किया जाता है। अगला देखेंगे प्रश्न, सुरेश बस से दिल्ली जा रहा है। बस से का तो प्रयोग हुआ, लेकिन किसके साथ हुआ? बस के साथ हुआ। और बस क्या है? आपका साधन है, और साधन के साथ से का प्रयोग होगा तो करण कारक होगा। रवि गेंद से खेल रहा है। से यहाँ पे छूट गया है, इसको लिख दिया जाए। गेंद से खेल रहा है, और गेंद क्या है? साधन है। तो साधन है तो उत्तर क्या देना है? यहाँ भी कर्ण कारक उत्तर देना है। और अगला है सीता कार द्वारा दिल्ली गई। तो कार द्वारा दिल्ली गई, कार द्वारा भी तो आता है कर्ण में, के द्वारा आता है, तो यहाँ भी कर्ण कारक उत्तर हो गया। और कार क्या है? आपका साधन है। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो इस तरीके से हमें उत्तर देना है। मान लो एक प्रश्न हो रहा है कि मीरा या बच्चे घर से विद्यालय बस से गए। अब आप देखिए इस प्रश्न में जो मैं बताना चाहता हूँ, घर से विद्यालय, यहाँ से देखिए और यहाँ भी से देखिए, दोनों में से का प्रयोग किया गया। तो अब आप यहाँ अलग अलग उत्तर देना है सबको, सभी लोगों को यहाँ पे अलग अलग उत्तर देना है, क्योंकि घर से विद्यालय की बात की जाए तो ये अलगाव की स्थिति है, अलग होने का भाव है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अपादान हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ बस से अंडरलाइन किया गया तो सबको पता है कि बस क्या है? बस क्या है? एक साधन है। क्या है? एक साधन है। और साधन के साथ अगर से का प्रयोग किया जाए तो उत्तर क्या देना है? कर्ण कारक देना है। कर्ण कारक देना है। समझ गए सभी लोग कि कर्ण कारक उत्तर कैसे होगा? तो यहाँ पे जो आज हम लोगों ने चर्चा की है, आपको मैंने बताया है कि कर्ता कारक, कर्म कारक और कर्ण कारक। आज 3 चैप्टर हम लोगों ने बहुत ही विस्तार से पढ़े हैं। अगली क्लास जब अब हम लेंगे तो उसके आगे जो चौथा भेद है संप्रदान कारक, उस पर चर्चा करेंगे। तो आज हम आप लोगों को यहीं तक पढ़ा रहे हैं। अगली क्लास में जैसे ही हम आएंगे तो चौथा जो इसका भेद है कारक का, संप्रदान कारक, वहाँ से शुरुआत करेंगे और उसको पढ़ाएंगे। तो आज यहीं तक, और आप सभी लोग मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। धन्यवाद।